बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और ऐसे पता नहीं क्यों खुशी तो नहीं कह सकते, सुबह मूड मेरा अच्छा था। आई डोंट नो व्हाई, शायद आज मेरा कुछ इस तरह का कोई इंटरेक्शन, कोई वाक़या, कोई ऐसे हालात वाक़यात मेरे साथ पेश नहीं आया, वरना नॉर्मली मेरा मूड ना सुबह सुबह किसी वजह से ख़राब हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। मैंने कल खुद अपने आप को भी और आपको भी ये नसीहत की थी कि किसी के लिए, किसी सिचुएशन से, किसी शख्स की वजह से आपने सुबह सुबह अपना मूड ख़राब नहीं करना। आप अपना दिन ख़राब नहीं कर सकते किसी के लिए। सो बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक हो, अच्छे मूड के साथ ऑफिस जाएं, काम पे जाएं, जो भी करते हैं अच्छे मूड के साथ करने की कोशिश कर सकें। अगर नहीं भी है तो फिर भी मेक श्योर और ये चीज़ें वो टाइम, क्योंकि आपके मूड जो है आपके काम की जो एफिशिएंसी है उस पर बड़ा असरअंदाज होता है। सो होप फॉर द बेस्ट जी। आपको पता है कि बहुत सारी खबरें हमारे पास, लेकिन शुरू के अंदर आपको पता है कल नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह हुआ जी। अपग्रेडेशन और रेनोवेशन के बाद उसकी सूरत हाल हम आपको बल्कि इन डिटेल भी दिखाएंगे, और पाकिस्तानी टीम में क्या हो रहा है इस पे भी हमने बात की है। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये कल की तकरीब के हवाले से हैं। कराची स्टेडियम इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उसको मज़ीद अपग्रेड और रेनोवेट किया गया है। बड़ी अच्छी कलरफुल सी हैपनिंग सी एक्टिविटी हुई जो कि कराची वालों ने खूब एंजॉय की, और ये आप देख सकते हैं साहिर अली बग्गा हो, दीगर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया और लोगों ने भरपूर अंदाज में इसको एंजॉय भी किया। सो ये आप आतिशबाजी का मज़ारा भी देख रहे हैं। अच्छा जी, इस तकरीब के हवाले से हम आपको वैसे आगे जाके बताने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा जो कहने चल रही हैं, किसी के लिए खुशी का बाइस है, वैसे खुशी का बाइस तो नहीं है, घबराहट का बाइस बन रही है। पाकिस्तान के सियासी और अदालती महाज पर जी गुज़िश्ता रोज़ एक अहम पेशरफ्त हुई और बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया ख़त उन्हें मौसूल हो गया। ये वो इससे पहले ख़त गया था जो कि मौसूल भी नहीं हुआ था, और वो चाहते भी नहीं थे कि उन्हें मौसूल हो, लेकिन ये ख़त गया और ये मौसूल हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि बानी PTI का ख़त जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है और इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। ये ख़त एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जी आपको पता है मुल्क में जो सियासी कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा है, अदलिया पर दबाव के मुख्तलिफ बयानिए गर्दिश कर रहे हैं, और इस ख़त में क्या नकात उठाए गए हैं, इसके कानूनी और सियासी असरात क्या हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये वाक़या किस सिमत की तरफ जाएगा, इस पर आज हम बात भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब IMF वफ़द की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात पर भी एक नई बहस छिड़ी है। ताहम वफाकी जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तार साहब, उन्होंने कहा है कि कानून की हुक्मरानी IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा है या इंतज़ाम है उसका हिस्सा है, और IMF के वफ़द की सुप्रीम कोर्ट आमद कोई दबाव वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ जी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के मीडिया पर पार्लियामेंट के बयान में के बारे में जो बयान दिया गया उसको पार्लियामेंट पर हमला करार दिया, और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि किसी को हक नहीं कि वो पार्लियामेंट पर बयानबाजी करे। उन्होंने वजीर कानून को ये भी हिदायत की कि वो मुतल्लिका जो जज हैं उनको हमारा पैगाम पहुँचाएँ कि पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ साथ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो खासे एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं, और वो इन दिनों पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स के अरकान हों सूबाई असम्बली से मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब तक 15 के करीब अजला के MPA से मुलाकातें कर चुकी हैं, जिनमें वो हर ज़िले के MPA से मुस्लिम नून के वोट बैंक और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो शुरू होने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती काम है, उनके हवाले से उन्हें गाइड भी कर रहे हैं। एक बार फिर से मुतहरिक होना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और क्योंकि थोड़ा बैक फुट पे थे वो, दो के उनके पेरेंट्स उस तरह से थी, लेकिन स्टिल जो एक होता है ना सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिव नज़र आना, वो हमें पिछले कुछ अरसे से नज़र नहीं आ रही। इन सारी चीज़ों पे तज्जिया ले लेते आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आमिर साहब, ये जो पहले हम एक ख़त की बात कर लेते हैं, पहले बानी PTI ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा था, उस ख़त पे तो कोई रिस्पांस नहीं आया, दो के उन्होंने कहा हमें मौसूल ही नहीं हुआ, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। अच्छा, जो पहले जो ख़त था वैसे वो हमारे यहाँ इस पे ही खामखा एक बहस हुई कि ये वो ओपन लेटर था,
ओपन लेटर का कोई मौसूल होना नहीं होता। ओपन लेटर तो आपने मीडिया में पब्लिक कर देती है। ठीक है। बेसिकली वो तो यानी उस खत के जिसमें खत में जो कुछ था वो पब्लिक था सबके लिए। हाँ, और वो सबके साथ साथ वहाँ भी पहुँच गया जहाँ पहुँचना चाहिए था। वो फॉर्मली ये हाँ, नहीं कि वो किसी कोरियर में आके सब उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिला और हमें दिलचस्पी भी नहीं है, ये भी तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उनका एक स्टैंड है कि जो भी बात करनी है वो हुकूमत से की जाए। और वैसे तो असूली तौर पे तो ये ठीक है, क्योंकि आर्मी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और इसका कोई ताल्लुक नहीं वैसे असूली तौर पे। ठीक है। तो लेकिन आपको पता ही है फिर ज़ाहिर चीज़ें और इस तरह नहीं होती है, इस तरह बात लिखी होती हैं पेपर्स में, तो लोग मुतवज्जो होते हैं और वो उनका होता है कि ये अपना रोल अदा करें एस्टैब्लिशमेंट। आज नहीं, ये बहुत ख़त लिखे जाते रहे। आपको याद होगा कि आपको याद नहीं होगा, मैं बहुत याद नहीं था, मैं भी ये पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, जब भी कोई पुरानी बात होने लगती है लोग कहते हैं आपको तो याद नहीं होगा। नहीं मुझे भी याद नहीं होगा, याद थोड़ा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 77 की। ठीक है। आप तो खैर पैदा भी नहीं हुए होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब एयर मार्शल असगर खान थे तहरीक इस्तिक़लाल के अपोजिशन के साथ में लीडर थे, तो उन्होंने खत लिखा आर्मी के नाम, आर्मी चीफ के नाम, जो जनरल ज़ियाउल बाद में मार्शल भी लगाया भुट्टो साहब की उसमें। तो वो उस पर बड़ी वो बाद में उन पर तनकीद भी असगर खान पे होती रही कि आपने एक तरह की फौज को दावत दी थी। मतलब ये कहने का कि लेटर इस तरह के भेजी जाते रहे हैं माजी में भी। तो खैर, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब का इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये तो बाकायदा खाता है और उनको मिल भी गया। और उन्होंने असल में देखे ना, ये पाकिस्तान में एक पिछले 20 सालों से कम ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे जनाब मुशर्रफ के दौर में, उनके वक्त से 100 मोटर के बहुत लफ्ज़ मशहूर हो गए ना, आज खुद नोटिस लेना। ये आर्टिकल आइन की आर्टिकल 184(3) के तहत होता है 100 मोटर। अब ये जो 26वीं तरमीम है, इसमें 100 मोटर का इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया गया। अब ये इख्तियार दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, उसका वो जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है बेसिकली, तो वो जो आईनी बेंच है, अब वो आईनी बेंच ने ही 100 मोटर को जो लेना। तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो है या अफरीदी साहब, उन्होंने खत वहाँ भिजवा दी है। अब वो आईनी बेंच उसके साथ जो सलूक करेगा वो करेगा। लेकिन क्या सलूक करेगा आमिर साहब, क्या लगता है क्या सलूक होगा उसका? ये होगा कि 100 मोटर नहीं लेगी, क्योंकि वो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो 100 मोटर कुछ नहीं लेना चाह रहे और अपने काम से काम रखना चाह रहे हैं। और अपोजिशन को तो काफ़ी सारे शकूक शुबहात हैं आईनी बेंच के बारे में, यार उसमें सीनियर मोस्ट जजेस शामिल नहीं है, वो एक अलग क्राइटेरिया बना है उसमें तहत तो बन रहा है। तो वो कोई बड़ा रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ये PTI जो है, ये खतूत जो है, ये भी अपने पॉइंट रजिस्टर्ड कराने के लिए कर रही है कि बेसिकली जब उन्होंने, मतलब उनको शायद लगता है कि आलमी सतह पे या कहीं जिस तरह आप एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है या आलमी इदारों से आप मुख्तलिफ जगहों पर ना जब उठाते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है उससे जगहों पे, तो आप यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की हों, वो वहाँ पे आप बात कह सकते हैं ना, देखिए जी हमने तो खत भी लिखी, हमने चीफ जस्टिस को भी खत लिखी, हमने पार्लियामेंट में भी मसला उठाया, हर जगह उठाया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो वो अब हम जब और क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए ना, अपोजिशन के पास क्या, अब आपने खुद ही की बात के ऑप्शन क्या, अब जो ऑप्शंस थी वो भी हमारे सामने थी और उन पे बात हुई। ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात एक, मुझे लगता है जमहूरी सिस्टम के अंदर मुज़ाकरात एक ऑप्शन, बहुत बेहतरीन ऑप्शन होती है, लेकिन उस पर भी नहीं आए। चाहे आप हुकूमत को कह लें या तहरीक-ए-इंसाफ एंड टाइम पे बैकआउट कर गई। चले हुकूमत की तरफ से फ्लॉस थे, लेकिन बैकआउट तो असल में देखिए ना, हमारी जो सिचुएशन है वो है ऐसी कि उसका कोई वे आउट है नहीं। मसलन मिसाल के तौर पे अब तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है, ये कहती है, उनका एक क्लेम है, दावा है, और ख़ासतौर उसके लिए उनके पास दलाइल और शवाहिद हैं कि पिछला जो इलेक्शन था 8 फरवरी का, अब 1 साल पूरा हो गया उसे, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन हमसे छीना गया है और ये जो हुकूमत है ये एक जाली हुकूमत है या ये हुकूमत को मैंडेट हासिल नहीं है। अब उसमें जो अब उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उसी हुकूमत के तहत जिसको वो उस तरह की रियल हुकूमत मानते ही नहीं है। अब वो क्या मुज़ाकरात होंगे? मतलब अब वो अगर ये चाहते हैं, मतलब तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालबा ये होगा कि नया इलेक्शन हो दोबारा। अब ये हुकूमत नया इलेक्शन कैसे कराएगी? ये तो आई बैठी है और 5 साल की दायरे, वो तो कहेंगे हम 5 साल रहे और उनको खतरा है कि अगर इलेक्शन दोबारा हो तो हम फिर हार जाएंगे। चलो फिर के लफ्ज़ को आप निकाल भी दें, आप कहेंगे हार जाएंगे या वो खतरा होता है। तो ये मुज़ाकरात का बुनियादी पॉइंट जो है वो बड़ा अजीब सा है, कंफ्यूज सा है, आसान नहीं है। मतलब हुकूमत के लिए भी अपोजिशन को अकोमोडेट करना आसान नहीं है, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी जाती है। बेसिकली मुतालबा है ऐसा ना। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि तीसरा कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करे। अब थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं करना चाहती, वो कहती है हमारी तरफ आओ ही ना, आपस में करो। फिर इसमें एक चौथा ऑप्शन ये थी कि अदालतें,
कि भाई हमारे यहाँ पहले होती थी कि अदालतें जो हैं वो इंटरवीन कर लेती थी, जुडिशल कमीशन बन जाता, मतलब पिछले बार 2013 के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि 2015 में जाके जुडिशल कमीशन बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। और वो उस कमीशन की रिपोर्ट बाहर पीटीआई के खिलाफ आई थी, लेकिन बना दिया गया था कमीशन। अब वो इस वक्त ये हुआ 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से भी वक्त एक तरह से छीन लिया गया है, यानी वो एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास चला गया ना, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, और वो उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो ऑप्शन तो बज़ाहिर सारी क्लोज्ड है। अब ये है, अच्छा इन्होंने एहतजाज, एक और ऑप्शन ये थी कि एहतजाज करें, आप चढ़ाई करें, हाँ। लोग जमा कर लें, धरना दे दें, प्रेशर बिल्ड करें, वो भी इन्होंने करके देख लिया, 2 बार कर देख लिया है। 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें टकराव हुआ और कैजुअल्टीज भी कुछ हुई, तो वो भी सबके सामने है। अब मतलब बाकी सही बात है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो यही हो सकता है ना कि वो एक उसमें मेरे ख्याल खान साहब की जो स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि वो कोई ना कोई ऐसी मूव करते हैं जिससे वो और उनकी पार्टी खबरों में रहे। अब देखें ना, हम इसमें प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, रात भी किसी में प्रोग्राम में था, वहाँ पे भी, और तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी उसमें भी यही बात हो रही होगी, हर जगह यही होती है। तो ये इसमें वो कामयाब है कि वो बैठे बैठे इनिशिएटिव लेते हैं। सब इसमें कामयाबी से क्या होगा, लेकिन जाहिर है जो उनकी पार्टी का सिस्टम है और जिस ऑपोजिशन के रोल में या हुकूमत के रोल में वो खुद को देखना चाहते हैं, जिसमें इमरान खान साहब हो या उनकी पार्टी हो या लीडरान हो, वो फॉर द टाइम बीइंग उस तरह से पॉसिबल आपके मुताबिक भी आप कह रहे हैं। अब तो वैसे पीटीआई भी थोड़ा पीछे हट गई है। मतलब अब उनका जो कमीशन का मुतालबा है, हाँ। वो अब खुद उन्होंने कल बानी पीटीआई ने भी कहा कि मैंने कोई 8 फरवरी पे कमीशन का मुतालबा कर ही नहीं रहा। अच्छा, यानी इलेक्शन पे तो मुतालबा ही नहीं है उनका, 9 मई पे है या फिर 26 नवंबर पे है, तो वो भी अपने उससे तो कुछ पीछे हट गए हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे कोई आसानी पैदा हो और हमारे जो केसेस हैं वो केसेस कम हो, ख़त्म हो। जो प्रिजनर्स हैं जो जेलों में पड़े हैं लोग उनके, और 1.5 साल से पड़े हैं, खुद बानी पीटीआई भी 5 अगस्त से तो खुद अरेस्ट है, 1.5 साल तो उनको हो गया है। और कुछ लोग उनके, काफ़ी सारे लोग, डॉक्टर जासमीन राशिद वगैरह, एजाज चौधरी वगैरह, ये तो 9 मई के बाद से गलबन 10 या 11 मई को गिरफ्तार हुए हैं, उनको तकरीबन 2.25 साल होने वाले हैं। तो इनका ये इनकी ख्वाहिश है कि हमारे लिए बहुत आसानी पैदा हो ना, वहाँ पे लोगों का मतलब केसेस ख़त्म हो या उनमें जमानतें हों, बेल्स पे हों, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। तो वो भी उस इलेक्शन वाले मामले से थोड़ा पीछे हट गए हैं, मतलब फौरी इलेक्शन या इस तरह, और पार्लियामेंट में जब मुज़ाकरात करने की बात की थी, तो मेरा ख्याल है अब जाके ना अकोमोडेट करना चाहिए अब हुकूमत को, या जो भी हमारे यहाँ जो रियल फैसला साज हैं उनको अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि इस मसले को ना कि हल निकालें। अब देखें ना, अभी आपने जो जिक्र किया IMF का, अब ये भी देखें ना अजीब बात है कि मुझे तो बहरहाल कल बड़ी दुख और तकलीफ हुई है इस बात की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वाले मिल रहे हैं और हमारे अदालती निज़ाम को ब्रीफिंग ले रहे हैं एक तरह की। वजीर कानून तो यही कह रहे हैं, वजीर कानून, भाई वजीर कानून तो कह रहे हैं, वजीर कानून का काम है इसको जस्टिफाई करने का। हमें तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना। अब हम IMF से कर्जा हमने लिया है, हमने कर्जा उनको वापस देना है, ठीक है, उसके लिए हम चीजें शोर कर रहे हैं, करते हैं कि हम ये मिलता है वो भी तो हमारे सामने है। नहीं, लेकिन आप देखें ना, उसमें ये कहना कि अब उसमें हमारी अदलिया को भी, अब वो IMF हमारे कोई मास्टर्स तो नहीं बन गया ना, आका तो नहीं बन गया ना। हमने उनको, चलो IMF को इस तक रहना चाहिए कि हमारे पैसे वापस मिले, ठीक है। अपने कर्जा देते हैं आप, ये आपके जहन में होता है कि भाई हमें कर्जा वापस मिले, वो चलो कुछ ही बात पे एतराज़ कर सकते हैं कि भाई चलो फलां खर्चे अब अपने कम करें ताकि हमें पैसे देने काबिल हों, इस हद तक चलो ठीक है, वो रुकावट डालते हैं या दखल दे भी सही, चलिए समझ आती है ना बात अलग से। अब हमारा अदालती निज़ाम हमारा निज़ाम है ना, IMF कौन होती है कि हमसे इस बात। उन्होंने कहा जी रूल ऑफ लॉ जो है ना वो IMF का इंतजाम का हिस्सा। ये क्या बात, रूल ऑफ लॉ तो वैसे हमारा अपना ही रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी। तो मेरा ख्याल है, मुझे एक बात अच्छी लगी सिर्फ रज़ा रबानी साहब की, तो वो सेंटर हैं शायद, इस वक्त सेंटर हैं, तो वो उन्होंने इसको कंडेम किया और बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए, इस वक्त वापस भेज देना चाहिए, और किसी ने इस पर तनकीद ही नहीं की। सब तो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। देखिए ना, मतलब हुकूमत तो, हुकूमती वजीर का तो काम है जस्टिफाई करना, लेकिन मतलब अफसोसनाक बात है ना, एक दुख की बात है बहरहाल। और चलो चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़राग दिलाना अप्रोच रखी कि चलो ठीक है मैं मिल लेता हूँ उनसे, और उन्होंने कहा कि जजेस मिलने की रवायत नहीं है, मैं चलो उनके नुमाइंदे के तौर पे। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जगह पे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को या इस तरह किसी इंतज़ामी बंदे को, अफसर किसी को मिल के उनको ब्रीफिंग दे देनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस का भी ओहदा एक बड़ा होता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो, और IMF वाले जाके उनसे जाके कि भाई हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं, देखा ना ये ऐसे ही है ना। तो वो बस असल बात वही है कि हमें अपनी इकॉनमी ठीक करने की ज़रूरत है, ना आप किसी से पैसे और कर्जा ले रहे हो, ना कोई आपके ऊपर यूँ करके आपका। अब हमें एज ए बतौर कौम के ये हमारे लिए गैरत का मामला है, हमें अगर बिहेव करना चाहिए ना
अपनी इकॉनमी को हमें ठीक करना चाहिए, और इकॉनमी ठीक करने के लिए ज़रूरी है फिर वही बात आपकी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, और जब तक ये नहीं होगा हम इसी तरह से हम सब शायद बैठ के बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए दोबारा। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक रियल पॉलिटिशियन है। मुस्लिम लीग नून में कि बेसिकली नाम ही मियां नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब की तो कभी भी सियासी तौर पे वो पोजीशन नहीं रही पार्टी में, पार्टी के कारकुन या, और नवाज शरीफ साहब का एक साइड पे हो जाना और एक तरह की एक सेमी रिटायरमेंट टाइप गुजार रहे थे पिछले 1 साल में, तो वो इतनी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि बहरहाल एक रियल पॉलिटिशियन है। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी उनको बनना चाहिए था। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बनना चाहिए ना। लीडर तो वो हैं, पार्टी के सरबराह भी वही हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और लीडर भी हैं, और कारकुनों को या जो उनको वोट मिला थोड़ा या ज़्यादा जितना वोट भी है वो नवाज शरीफ का वोट है, मियां नवाज शरीफ का वोट है। तो एक उस तरह उनका एक्टिव होना एक अच्छी बात है कि पार्टी के लोगों से, और बहरहाल उनको पॉलिटिकल सेंस भी है और लोगों के मसाइल चीज़ों के वाले से ज़्यादा उनका हमदर्दाना रवैया होता है, कारकुनों के वाले से भी। आप उन पर तनकीद कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन बहरहाल एक प्रॉपर पॉलिटिशियन है जो एक आवाम से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उनका एक्टिव होना इस लिहाज से अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी फ़ालियत का मुजाहरा कर रही है, कोई एक सिर्फ सेटअप नहीं चल रहा और लोगों से मिल रहे हैं। तो वहाँ लोगों के एक बात है, पंजाब में इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं, उसका इम्पैक्ट अगर से उतना नहीं आ पा रहा होता, लेकिन बहरहाल किसानों के लिए किसान कार्ड और ये वो काफ़ी चीज़ें हैं जो वज़ीर आला ने भी, बल्कि ये जो तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम है मुझे तो ये भी अच्छी लगी है। छोटे शहरों में तो हम जब रिपोर्ट्स लेते हैं तो वहाँ बाजार खुले हो गए हैं, कुशादा हो गए हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई है, और ये ऐसा काम है जो कोई नहीं करती हुकूमत, क्योंकि सियासी आता है ना, रिएक्शन आता है ना उसमें। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छे काम तो नवाज शरीफ साहब का आना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ बिलावल भुट्टो को भी एक्टिव होना चाहिए, सारे एक्टिव होना और उसके इम्पैक्ट आना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर खाकवानी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको बताएंगे कि पाक बहरिया के तहत जो नवी बहरी अमन मश्क है वो अख्ताम पजीर हो गई, और इस अख्तामी तकरीब के जो सी फेज़ है इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखें। पाक बहरिया सरहदी हिफाजत के साथ मुआशी तरक्की और मेरी टाइम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार। अमन मश्क के आखिरी रोज सी फेज में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने मश्क का मुआयना किया। फ्लाइंग ऑपरेशन, आरडीसी फायरिंग, पायरेसी, सर्च एंड रेस्क्यू के अमली मुजाहरे हुए। सी किंग और JF-70 थंडर हेलीकॉप्टर्स फिजा में बुलंद हुए। PNS मावन पर मौजूद मेहमान खुसूसी को मुल्की और बैनुल अक़वामी जहाज़ों की जानिब से अमली मश्क के बाद सलामी पेश की गई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमन मश्क का मकसद दुनिया को प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि मेरे टाइम खतरात और चैलेंजेस से निपटा जा सके। और गुज़िश्ता सालों में आपने देखा होगा इसमें पायरेसी, स्मगलिंग, आर्म रनिंग, गन रनिंग, ये इवेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन ये तमाम नेवीज़ की कोलैबोरेशन के साथ, ताउन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमने उसको कंट्रोल किया है बल्कि काफ़ी हद तक इंडियन ओशन से एलिमिनेट किया है। खुले समंदर में बैक वक्त 2 बहरी बेड़ों को ऑयल की रसाई देने वाले मुआवन शिप के कमांडर कैप्टन हुमायूं याकूब ने बताया कि मुआवन शिप को अमन मशकू में मिसाली अहमियत हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जो सफ़र पाकिस्तान नेवी ने 2007 में 28 ममालिक की शिरकत के साथ शुरू किया था वो आज 60 ममालिक तक पहुँच गया है। अमन मश्क का नवा एडिशन 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद किया गया, जिसमें 60 से ज़ायद ममालिक अपने बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मेरीन्स की टीमों और मंदूबीन के साथ शरीक हुए। अमन मश्क सी फेज़ और हार्बर फेज़ पर मुश्तमिल थी। हार्बर फेज़ 7 से 9 फरवरी तक हुई, जिसमें बहरी अमूर से मुतल्लिक़ सेमिनार्स, मुबाहिसे, ऑपरेशनल मुजाहिरे, बैनुल अक़वामी सकाफ़ती इज्तिमात और खेलों की सरगर्मियाँ शामिल थीं। 10 से 11 फरवरी के दूसरे मरहले में सी फेज़ का इनेकाद किया गया, जिसमें बहरी हिकमत अमली और सलामती से मुतल्लिक़ मशक़ें पेश की गई, जिसमें इंसदाद बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, लाइव फायरिंग और बैनुल अक़वामी फ्लीट रिव्यू शामिल थी। अमन मश्क में बढ़ती हुई आलमी शराकत।
आलमी मेरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार पर बैनुल अक़वामी बरादरी के एतमाद को जाहिर करती है, जिसकी बदौलत पाक बहरिया ने 2025 की अमन मश्क के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज किया। अमन डायलॉग में बहरी सरबराहान, कोस्ट गार्ड और दिफाई अफवाज को आलमी और इलाकाई समंदरी मसाइल पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम किया गया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम समंदरों के तहफ़्फ़ुज़, ख़तरात और दीगर चैलेंजेस से निमटने का अज़म लिए 9वीं बैनुल-अक़वामी नुमाइश इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन ज़ैन के हमरा मोहम्मद कामरान, पब्लिक न्यूज़, कराची। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो रेनोवेशन है उसके बाद या अपग्रेडेशन के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त सेरेमनी हुई, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए आपको पता है इन सारे स्टेडियम्स को, पिंडी स्टेडियम हो, कराची स्टेडियम हो या कदाफ़ी स्टेडियम हो, उसको रेनोवेट और अपग्रेड किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हो, गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी हो, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हों, तमाम अहम शख्सियात इस तकरीब का हिस्सा थी। और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं कल की सेरेमनी के हैं, जिसके अंदर इफ्तिताह किया गया है। आवाम बहुत ज़्यादा थी और ज़ाहिर है एक बड़ी ज़बरदस्त सी सेरेमनी थी, जिसपे आपने देखा है लाइट शो हो, आतिशबाजी हो, परफॉर्मेंसेस हो, सेलिब्रिटीज़ हो, सब वहाँ पे मौजूद थे। दूसरी जानिब जी, आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ भी जारी है, जिसमें तीसरा और फैसला कुन मैच जो है वो आज दोपहर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसके हम मनाजिर अभी आपको दिखा रहे थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जी मैच के लिए अपनी फाइनल 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2 अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें कामरान गुलाम की जगह साउद शकील है और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा बने हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बात की जाए तो वो इंजरी के बायस इस सीरीज़ के बाकी मैचेस से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह आकिफ जावेद को स्क्वाड में शामिल किया गया है। टीम में जो होने वाली चेंजेस हैं इस पर भी तजिया लेंगे। उसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में की जो टीम थी उसमें तब्दीलियों का जो आखिरी दिन था कल का, लेकिन अब टीम में तब्दीली के लिए जो आईसीसी से खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ेगी, मगर सख्त तनकीद के बावजूद कल भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की गई। सईद हैदर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो हम नेशनल स्टेडियम कराची का जिक्र करेंगे। कैसी लगी आपको जी तकरीब और वहाँ पे जो अपग्रेडेशन और रेनोवेशन हुई है? वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी बदनज़मी थी स्टेडियम में, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि अच्छी तकरीब थी और काफ़ी अरसे के बाद कराची में कराची वालों को एक अच्छी तकरीब देखने को मिली है। लाइट शो था, लेजर शो था, फिर उसके बाद पाकिस्तान की 3 बेहतरीन सिंगर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर सबसे बड़ी बात दाखिला मुफ्त था, पब्लिक ने उसको एंजॉय किया, तो ये अच्छी बात है कि क्रिकेट के साथ जो है अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी साथ साथ चल रही है। लेकिन असल चीज़ तो क्रिकेट ही होगी, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन अब आज का मैच है, फिर उसके बाद आगे है, जैसा कि आपने अभी कहा ट्राई सीरीज़ के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी में अब जो है स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं हो सकती। लास्ट कल आखिरी दिन था, हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ चेंजेस होंगी, कुछ प्लेयर्स जो हैं उसमें से निकाले जाएंगे, कुछ लाए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने शायद उसको मुस्तरद कर दिया है, किसी को शामिल नहीं किया। खुशदिल शाह को भी ड्रॉप नहीं किया, फ़हीम अशरफ अपनी जगह पे हैं, हारिस रऊफ चूँकि ज़ख्मी है तो अभी उनका कहा नहीं जा सकता। अगर उनकी इंजरी थोड़ी सी बढ़ गई और लगता है कि शायद बढ़ जाए उनकी इंजरी, तो वो भी शायद चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह जो है टेक्निकल कमेटी जो है अलाउ कर देगी किसी को लाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अब जब इस स्क्वाड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान टीम जो है अब परफॉर्मेंस भी वही रहेगी जो अब चल रही है। आज का मैच बड़ा ही वाइटल है पाकिस्तान के लिए, आसान भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 7 प्लेयर्स नए खेलेंगे, उनकी रेगुलर टीम नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो एक मैच हार कर आ रहा है और वो भी एक मैच हार कर आ रहा है, तो दोनों टीमें एक ही जगह पे खड़ी हैं। पाकिस्तान को थोड़ा एग्रेशन दिखाना होगा, ये मैं समझता हूँ कि आज का। अच्छा हैदर साहब, अभी आपने बात की कि हारिस रऊफ भी अल्लाह ना करे अगर उनकी इंजरी प्रोलॉन्ग होती है तो वो भी चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। हमने साइम अयूब के केस में देखा है कि जब हम साइम अयूब इंजर्ड हुए तो हमारा पूरा जो कॉम्बिनेशन है या लाइनअप है वो डिस्टर्ब हुआ और हम ऑल्टरनेट ढूंढते फिर रहे थे।
मैं ये टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें ऐसा फील हुआ कि वाकई ऐसे लग रहा था कि साइम अयूब के इंजर्ड होने से क्रिकेटर्स ही ख़त्म हो गए और नज़र नहीं आ रहा कोई और अब जब हम हारिस रऊफ़ की बात करें तो ज़ाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा है और है भी टीम के अंदर। अगर वो टीम का हिस्सा नहीं होते तो फिर बॉलिंग लाइनअप जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बैटिंग लाइनअप पे भी हैं, तो ये मामला क्या जाएगा? दो के आपने भी खुद कहा कि यही टीम है जो इनकी अभी परफॉर्मेंस होगी वही चैंपियंस ट्रॉफी में होगी, बट स्टिल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी आपकी? देखिए, हारिस रऊफ पुरानी बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं। 10वें ओवर के बाद वो बॉलिंग करने आते हैं और उस वक्त वो बॉल को अच्छा मूव भी करने लगे हैं, पहले नहीं मूव करते थे, और लेंथ पे बॉल करते हैं, स्पीड है उनके पास, पुरानी बॉल से बड़ी अच्छी स्पीड दिखाते हैं वो। तो वनडे क्रिकेट में इस वक्त दो ही चीजें हैं, या तो बैटिंग में आप एग्रेशन दिखाएं या बॉलिंग में आप एग्रेशन दिखाएं। तो हारिस रऊफ एग्रेसिव हैं और एग्रेसिव माइंड के साथ बॉलिंग करते हैं, तो पाकिस्तान को धचका लगेगा अगर खुदा न खास्ता वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास उनका कोई बैकअप नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनकी तरह का बॉलर हसनैन है, लेकिन हसनैन कुछ और टाइप के बॉलर। हसनैन एक रिवायती किस्म के बॉलर हैं, अपने एक लाइन लेंथ से बॉल करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा वो स्विंग पे इतना उनका जोर नहीं है और ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि स्पीड अपनी दिखाएं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो सेकंड लाइन के बॉलर्स हैं उनमें कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है जैसे हारिस है। हारिस दुनिया में जाने पहचाने हैं, तो पाकिस्तान के लिए खुदा ना करे अगर ऐसा हुआ तो धचका होगा। लेकिन चूंकि ये सब चीजें गेम का हिस्सा है, टीम का हिस्सा है। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस बाहर हो गए, जोश हेजल बाहर हो गए, स्पेनिश चले गए, आज अब नई न्यूज ये आई कि मिचेल स्टार्क भी चले गए जी। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया भी वीक है। फिर जसप्रीत बुमराह चले गए इंडिया से, वहां भी एक फास्ट बॉलर कम हो गया है। तो सब टीमें जो है सफर कर रही हैं। इंग्लैंड का भी सुनने में आ रहा है कि एक उनका बॉलर जो है सर जो है वो शायद हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम है कुछ, वो भी बाहर हो सकते हैं, टेक्निकल कमिटी अलाउ। तो सब टीमें इस वक्त परेशानी में है क्योंकि कंडीशंस भी सख्त होंगी। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की भी और दुबई की भी। मौसम गर्म है और इंडिया से खेल कर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से खेल कर आ रहा है, थके हुए हैं। पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज खेल रहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मिस यूज किया है टीमों ने ट्रेनिंग प्रैक्टिस मैचों में के नाम पर। लेकिन सबसे जो सेफ इनिंग खेल रहे हैं वो साउथ अफ्रीका वाले। उन्होंने अपने 5 प्लेयर जो है अच्छे जो है, एडन मैकरम है, रबादा है, उन सबको उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, आराम करा रहे हैं। तो ये हो सकता है ये उनकी जो हिकमत अमली है वो कामयाब हो जाए और दूसरी टीमें जो है वो सफर करें। अच्छा यादव साहब, अभी आपने खुद भी बात की कि बाकी टीम्स भी डिस्टर्ब हुई हैं। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि जैसे हम डिस्टर्ब हुए हैं और हमारे पास बैकअप पे कोई ऐसी टीम मौजूद नहीं है या ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं, क्या बाकी बोर्ड्स या क्रिकेट टीम्स के साथ भी यही इशू है कि अगर उनका कोई प्लेयर, जैसे आपने मिचेल स्टार्क की भी बात की या हम दीगर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो नहीं है तो उनके पास ऑल्टरनेट पे कोई नहीं है, वो भी इसी तरह से स्ट्रगल करेंगे क्या? देखिए, दूसरी टीमों ने जो अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स लिए हैं बड़े इंटरेस्टिंग लिए हैं। जैसे इंडिया ने जसवाल को, बैटिंग उनके ओपनर थे, उनको उन्होंने ड्रॉप करके वरुण चक्रवर्ती को लिया। वरुण चक्रवर्ती जो है लेग स्पिनर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है और लेट ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। इसी तरह मिचेल स्टार्क की जगह भी उन्होंने एक स्पिनर शामिल किया। दूसरी टीमें जो है वो थोड़ा सा और लाइंस पे काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल बहुत खराब है, तो उस वजह से हमारी जो सेकंड लाइन है वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आती है तो परफॉर्म नहीं कर पाती है। जहांदाद खान आए, परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आकिब जावेद को ये लाए, देखें वो क्या करते हैं। फिर उसके अलावा इससे पहले भी 2-3 बॉलर्स थे, खुरम शहजाद थे, उनको भी चांस दिया गया, मोहम्मद अली थे, उन्हें चांस दिया है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब आप आते हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं। दूसरी टीमें जो है वो जल्दी इसलिए बैकअप अपना ले लेती हैं कि उनके जो प्लेयर्स हैं एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में खेलते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा डोमेस्टिक जो है वो सही नहीं जा रहा है। हमें डोमेस्टिक अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हमारी पिचेस, हमारे ग्राउंड्स, हमारा कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाएगा तो हम भी फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तरह एक अच्छा बैकअप रखेंगे। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ठीक हो गया, लेकिन अभी जो हमारे लाइनअप में हम जहां बैटिंग की बात कर रहे हैं, हमने जो पहला मैच खेला है न्यूजीलैंड के ट्राई नेशन सीरीज़ में, हमारी बैटिंग लाइनअप हो, हमारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया है। और चूंकि आपने खुद भी कहा कि तैयारी के साथ तो टीम्स आ रही हैं, उनके पास ऐसे इंटरेस्टिंग उन्होंने सब्स्टिट्यूट्स लिए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बैटिंग लाइनअप या मिडिल ऑर्डर का भी परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पाकिस्तानी टीम और क्रिकेट ऑलवेज स्ट्रगल्स इन दैट मैनर।
हमें किन चीज़ों पे आप समझते हैं, चूंकि अब चेंजेस तो हम कर नहीं पा रहे हैं, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो होगा वो होगा? जी देखिए, दो चीजें हमें पाकिस्तानी बॉलर्स को, बैट्समैनों को अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। पहली ये बात ये, बैट्समैनों को अब 300 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप चाहे चेस करें या आप जो है दूसरी टीम को टारगेट दें, लेकिन 300 से कम पे अगर आप सोच रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें, कल 300 प्लस चेस किया है न्यूजीलैंड ने, उसके बाद पाकिस्तान जो है 300 को चेस नहीं कर पाया था। तो ये और बॉलर्स को थोड़ा सा अपने आप को कंटेन करना पड़ेगा। वनडे में आपको विकेट लेने पे इतनी तवज्जो नहीं देनी पड़ती जितना आपको कंटेन करना पड़ता है बैट्समैन को। वो चीजें जो है, अभी हमारे बॉलर्स जो है, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वनडे में बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेंटल अप्रोच है वो ये है कि किसी तरीके से आउट कर दें। जब आप आउट करने जाते हैं तो थोड़ी आप गलतियां करते हैं। आप थोड़ा सा कंटेन करें, आपको विकेट खुद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिनर कोई नहीं है। अबरार अहमद है, लेकिन अबरार तो मैं कोई अच्छा स्पिनर नहीं कह सकता हूँ, तजर्बा भी कम है उनके पास। फिर वो एक डिफरेंट टाइप के स्पिनर है, वो रेगुलर स्पिनर नहीं है। वो 6 बॉलों में 6 की 6 डिफरेंट बॉल्स करते हैं। ये चीज जो है बॉलर को रेगुलरिटी उसमें नहीं ला पाती है। आपको सिचुएशन के लिहाज से चलना पड़ता है। तो दो जगह पे पाकिस्तान थोड़ा सा जो है इस वक्त, जैसे आपने देखा कि पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने आखिरी 10 ओवर में 124 रन कर दिए। क्यों किए? इस वजह से कि पाकिस्तानी बॉलर्स थक गए थे। एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा कम हो गया है पाकिस्तानी बॉलर्स का। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर वहां पे बॉलर्स जो है थोड़ी सी वैरायटी दिखाते, शायद फिलिप्स वहां पे आउट हो जाता। तो ये 2-4 चीजें जो है पाकिस्तानी टीम को काम करना चाहिए। डेप्थ ओवर में आपके बॉलर्स को अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना पड़ेगा और वहां पे थोड़ी सी वैरायटी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और स्पिनर को जो है अकॉर्डिंग टू फील्डिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप हर बॉल नई बॉल नहीं कर सकते। तो ये 2-3 चीजें जिस पे काम करना। अच्छा हैदर साहब, अभी आपने स्टेमिना और इसकी भी बात की और परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट होने की भी बात की। कल हम 2 दिन पहले मैं फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़ साहब, उनको सुन भी रही थी। उन्होंने कहा कि वी शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन शाहीन शाह अफरीदी। हमें और भी बॉलर्स चाहिए जो उसी तरह से या उनकी तर्ज के ऊपर कोई बॉलिंग कर सकें। डू यू थिंक कि ही इज़ राइट अबाउट इट कि वी शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन सर्टन प्लेयर्स, कि हम 1-2 स्पेसिफिक, चाहे वो बाबर बैटिंग लाइनअप में है या रिजवान है, बॉलर्स में हम हारिस रऊफ पे या शाहीन शाह अफरीदी पे रिलाय करते हैं, और फिर बाद में अगर खुदा न खास्ता वो परफॉर्म नहीं करते या वो फॉर्म में नहीं है तो फिर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और साथ साथ फिर हम ये भी सोचते हैं कि अब इनका ऑल्टरनेट क्या होगा? देखिए, कहना आसान है, स्टूडियो में बैठ के मैं, आप या कोई भी ये बात कर सकता है कि रिलाई नहीं करना चाहिए, लेकिन असल बात यह है ग्राउंड में जो सिचुएशन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। वहां पे हर टीम जो है अपने मैन बॉलर पे करती है। मिचेल स्टार्क पे ऑस्ट्रेलिया करता है, या बुमराह पे इंडिया करता है, या रुबादा पे साउथ अफ्रीका करता है। तो पाकिस्तान भी शाहीन शाह अफरीदी पे करता है। वो नंबर 1 बॉलर है पाकिस्तान के और अच्छे लाइन लेंथ से बॉल करते हैं। लेकिन एक चीज है, शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग करते वक्त थोड़ी सी वैरायटी दिखानी पड़ेगी। वसीम अकरम जैसा माया नाज बॉलर पाकिस्तान का, वो वैरायटी के बाहर विकेट नहीं ले पाता था। आप जब तक एक ही जगह पे बॉल करते रहेंगे आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। पता चल जाता है यहाँ पे आपकी गुड लेंथ ओवर पिच बॉल होगी। थोड़ा सा बैट्समैन फिलिप्स ने क्या किया, फिलिप्स ने यही किया था कि ओवर पिच बॉल को उसने फुल टॉस बनाई और ओवर पिच बना के उसने जो है 6 मार दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैरायटी लानी पड़ेगी, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि शाहीन बड़े बॉलर के बजाय जो आपके सेकंड बॉलर होते हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। नसीम शाह है, उन्होंने कई दफा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन इस बार हमारी प्रॉब्लम ये है कि शाहीन शाह के अलावा नसीम शाह जो है, या हारिस रऊफ है, या हसनैन है, वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम इस बार नसीम शाह की है। नसीम शाह हमारे मैन बॉलर हैं और वो स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। बॉलर को स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। आपको विकेट टेकिंग बॉलिंग आनी चाहिए। हमारे 2 बॉलर जो मशहूर रहे पाकिस्तान के, वसीम अकरम और वकार यूनुस, उनकी सबसे बड़ी एबिलिटी थी, उनको विकेट टेकिंग बॉलिंग आती थी। वो 4 बॉलें एक जगह बैट्समैन फंसाते थे और 5वीं बॉल पे वो आउट कर देते। ये चीज अभी तक पाकिस्तानी बॉलर्स में आ नहीं सकी है, और ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी, और अब लिए चलते हैं आपको कराची, जहाँ पे किताब दोस्ती को फ़रोग देने के लिए जो कराची यूनिवर्सिटी है वहाँ पे किताब मेला सजाया गया है। इस किताब मेले में कौन सी किताबें हैं, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, लोगों के इंटरेस्ट के हवाले से हमें मुजम्मिल फ़िरोज़ी बता रहे हैं। जी मुजम्मिल।
वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जामा कराची में, और जामा कराची में जो है वो एक बुक फेयर मेला लगा हुआ है। 51 साल से बुक फेयर मेला लग रहा है जो हर साल मुनक्किद किया जाता है। इसमें पूरे जामा कराची के तलबा तलबात बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस बुक फेयर में कितने स्टॉल लगाए गए हैं, किन किन चीज़ों के स्टॉल यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं और जानते हैं। दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी तलबा तलबात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। असातिज़ा भी आ रहे हैं यहाँ पर। इस कुतुब मेले की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दरसी कुतुब के साथ साथ दीगर कुतुब जो हैं उसकी बड़ी तादाद रखी गई है यहाँ पर। इसका फ़ायदा ये होता है कि लाइक हम लोगों को जब बुक्स वगैरह परचेज़ करनी होती हैं आजकल, तो हमारा जो एक्सेस है वो बुक परचेजिंग का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात करूँ तो मुझे बुक्स परचेज़ करने के लिए एक्सपो सेंटर में जब बुक फेयर लगता है उसका वेट करना पड़ा होता है। बिकॉज़ अगर हम लोग किसी नॉर्मल जो यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं यूजुअली कराची में, वहाँ पे जाते हैं तो हमें बुक की क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल रही होती, और दूसरी बात ये कि ओवर प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है इस सेंस में। तो हम लोगों की जो एक्सेस है टूवर्ड्स बुक्स वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो बताइएगा कि कौन कौन सी कुतुब यहाँ पे आप देख रही हैं? यहाँ पर मैं अपना लाइक ये इंसान जो है उसका पर्सनल वो होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो बुक्स वगैरह ख़रीद रहा होता है। जैसे कि मेरे पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं वो ये है कि कभी कभार मैं कुछ स्टोरीज़ वगैरह देख लेती हूँ, उर्दू नॉवेल्स वगैरह देख लेती हूँ। उनका हमारी लाइफ में और जो माशरे का जो हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उससे रेलिवेंट हमें बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। उसके अलावा सेल्फ़ हेल्प बुक्स जो हैं वो हमें इम्प्रूव कर रही होती हैं टुवर्ड्स लाइफ। मतलब हम लोगों को कभी कभार बुक की एक लाइन भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ में। हाँ जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन ज़ुबैर दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर जो बड़ी तादाद जो है तलबा तलबात की मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर मैं अगर आपको आगे भी दिखाऊँ तो यहाँ पे कुतुब के साथ साथ जो है कॉस्मेटिक्स के भी स्टॉल लगे हुए हैं, ज्वेलरी के स्टॉल भी लगे हुए हैं, और बच्चों के अपने हाथ के सिले हुए कपड़े भी यहाँ पर मौजूद है, और स्टेशनरी का भी बड़ा सामान बड़ी तादाद में मौजूद है। आज जो है इस कुतुब मेले का दूसरा रोज़ है और ये कुतुब मेला जो है वो जारी है। कल भी इसका आखिरी दिन होगा। जामा कराची में 45,000 से ज़्यादा तलबा तलबात जहाँ ज़ेर तालीम है जो इस कुतुब मेले का रुख करते हैं। हम लोग को जो है यहाँ पर जो सिलेबस की जो बुक्स हैं वो हमारी सस्ती मिल जाती हैं। इस तरह के बुक फेयर्स होने चाहिए, हर साल होता है, हर 6 महीने पर ये बुक फेयर्स होने चाहिए। बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हमने स्टॉल लगाया हुआ है, हम मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर फ्रेशली बेक ब्राउनीज़ और कुकीज़ बना कर लेकर आए जो हम सेल आउट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एडवर्टाइजिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह में जो भी कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज हमारे होते हैं बेसिकली 3 तरह के। एक तो कलनरी होता है, एक बेकिंग होता है, और एक हॉस्पिटैलिटी होता है। तो वो सबके ये सब कुछ होता है वहाँ पर। ये एक एकेडमिक डिग्री है जो ये परस्यू अपने यूनिवर्सिटी से करें, बट ये एक प्रोफेशनल स्किल है एज अ शेफ, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बहुत अहमियत है। तो हम चाहते हैं कि मास्टर क्लास पे आएँ ये, और ये 3 कोर्सेज़ में से अपना चूज़ करें और मास्टर क्लास से अपनी प्रोफेशनल शेफ़ की डिग्री परस्यू करें आगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत अहमियत रखती है डिग्री। इसमें नावल्स, मुख्तलिफ पोइटिक बुक्स, उर्दू बुक्स, ये सारी बड़ी ही शानदार एक तकरीब है जो कि बच्चों की हौसला अफजाई भी करती है कि वो इल्म के फ़रोग को मज़ीद अपने इस शौक़ को आगे बढ़ाएं। और विदाउट लिटरेसी कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की आज तक ना किया है ना करेगा। जी अरमला, आपने सुना कि इस वक्त जो है जामा कराची में जो ये मेला जारी है, इस मेले में तलबा और तलबात की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चों का कहना यही है कि बाज़ार से जो हम किताबें ख़रीदते हैं वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। आजकल वैसे ही महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होता जा रहा है, तो किताबों के लिए बजट के लिए पैसे निकालना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जो है 50% से ज़्यादा नेक पर भी किताबें मिल रही हैं, तो तलबा और तलबात के लिए एक बड़ा अच्छा होता है कि यहाँ 3 दिन जो है कुतुब मेला हर साल सजता है, जिसमें बड़ी तादाद तलबा तलबात की अपनी पसंदीदा किताबें खरीदती हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आपको पता है कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो AI है उसका इस्तेमाल बढ़ भी रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। हम ऑन एंड ऑफ इस पर बात करते रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की बात करें, बातचीत करने के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर बात करें। अमेरिका और चीन के दरमियान जो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको पता है रहता है, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं उस पर जो कह लें हावी रहता है या सबकत ले जाता है। उनकी बड़ी टेक कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, दुनिया भर में हम इन ऐप्स को जानते भी हैं, इन सॉफ्टवेयर हाउसेस के बारे में बात भी होती है।
लेकिन एआई के मैदान में भी अगर हम बात करें तो अमेरिका बड़ा डोमिनेट रहा है। जहां हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है और जो उसका इस्तेमाल है बहुत अरसे से जारी भी है, और ऐसा तसव्वुर किया जाता था कि अमेरिका जितना इस दौर में आगे है शायद कोई इसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन आज चाइना ने एक बहुत ज़बरदस्त डीप सीक जैसी कंपनी वहाँ पे सामने आई है जो सिर्फ चैट जीपीटी के जदीद तरीन मॉडल को चैलेंज कर रही है, बल्कि इसको बनाने की जो लागत है सिर्फ $60 लाख की आई है। जबकि चैट जीपीटी और दीगर हम कंपनीज की बात करें तो उस पर कोई अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। और डीप सीक और चैट जीपीटी के हवाले से बात करें तो दोनों बड़ी कॉम्पिटिटिव भी हैं, अपनी जो इंडिविजुअल खसूसियात हैं उसके साथ एआई के हल फराहम कर रही है। आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और ये दोनों का कंपैरिजन करने की भी कोशिश करेंगे और इनका इस्तेमाल कितना पॉजिटिव है और कितना हेल्पफुल है इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हुमैर नूर मौजूद हैं जो कि बानी है फेवैक्स के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हुमैर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड इवनिंग टू मी। आई एम इन वर्जीनिया। ओके, आपके लिए तो फिर हमारी ज़्यादा जल्दी गुड मॉर्निंग होगी, आपके भी शाम है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा हुमैर साहब, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि जो हम टेक्नोलॉजी या एआई का इस्तेमाल है विद टाइम इट्स गेटिंग बेटर, और लेकिन इसके कुछ हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आज चूँकि हम दो जो इन चीज़ों को डीप सीक और चैट जीपीटी को मेजरली डिस्कस करें, हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा एलेबोरेट करें इसको। जी बिल्कुल। चैट जीपीटी हमें पता है कि पहले से मौजूद थी मार्केट में और एआई का एक अच्छा मॉडल था, और यूएस का ये ख्याल था कि उनको कभी कोई कम्पीट नहीं कर सकेगा इस डोमेन में, और उसके लिए उन्होंने कुछ सैंक्शंस भी लगा दी चाइना के ऊपर जहाँ से उनको खतरा था। तो उन सैंक्शंस के बावजूद मेजर सैंक्शन ये थी कि एक स्पेशल चिप चाहिए थी, हार्डवेयर एक चाहिए था, जो कि उन्होंने बैन कर दिया कि ये तो चाइना को कोई नहीं देगा। और यही चीज़ जो है ताकत बनी चाइना की, उन्होंने इसको ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं ना कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही किया उन्होंने कि इस तुंदिए बाद मुखालिफ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वही काम बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लिया। तो अब क्या हुआ कि वो जो हार्डवेयर की कंपनी थी उसके भी शेयर्स डाउन हुए, पूरी दुनिया में उसका शोर मचा, और साथ में जो है डीप सीक के यूजर्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए। अच्छा, इस पर मजीद बात करने से पहले ना आपको एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं यहाँ यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर, कि आज तकरीबन 5 बजने से कोई 15 मिनट्स पहले ना वर्जीनिया स्टेट के गवर्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है जो कि तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है कि आप डीप सीक किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम पे, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, इवन नेटवर्क पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट न्यूज़। और इसकी क्या मेजरली रीजंस हो सकती हैं? अब क्योंकि जाहिर है एक कंपटीशन मार्केट में हम देख तो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं जो ये ऑर्डर जारी किया गया है? उन्होंने उसमें तो सिक्योरिटी कंसर्न कहा है, लेकिन डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ द सैंक्शंस, क्योंकि जितने हम सवाल करते हैं उतना ही सिस्टम सीखता है, उतना ही उसका नॉलेज इंक्रीज करता है। तो वो नहीं चाहते कि डीप सीक जो है उसका नॉलेज इंक्रीज करे। वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ तक मुवाज़ने की बात है तो आई वुड से कि ओवरऑल अभी तक डीप सीक जो है वो विनर है। अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम उसको मैयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि डीप सीक जो है वो स्टेम हम कहते हैं, जिसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकता है। उसकी भी वजह है, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया ने बाकी जो डाटा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी।
उनको वो डाटा मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा चलें ये किताबें तो पढ़ी है ना हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद दीज बुक्स। तो उन्होंने उसके ऊपर अपना सारा सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया कि साइंस का नॉलेज तो मौजूद है हमारे पास, टेक्नोलॉजी का मौजूद है, मैथ का मौजूद है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। यही वजह है कि वो चैट जीपीटी से उसके मुकाबले में बहुत आगे हैं। आज भी अगर मैं मैथ का क्वेश्चन पूछूं, कोई कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछूं जो कि कम्प्लेक्स हो, तो सेम क्वेश्चन का चैट जीपीटी इतना बेहतर आंसर नहीं करता जितना कि मुझे डीप सीक करता है। ठीक हो गया। अच्छा मेरे सब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मेरा एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा हो या दीगर चीज़ें हों, लेकिन अब हमने देखा है कि इवन हॉस्पिटल्स हो, कोई पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज हो, हर जगह पे एवरीवन इज काइंड ऑफ रिलाइंग ऑन चैट जीपीटी। इवन मैंने तो अभी रिसेंट टाइम्स में ऑब्जर्व भी किया कि डॉक्टर्स अल्टरनेट मेडिसिन भी हमें चैट जीपीटी में से देखकर दे रहे थे। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज हैपनिंग ओनली इन पाकिस्तान या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये हो रहा है? मैं ये भी जानना चाहूँगी थोड़ा सा। जी ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है। ओके ये आपकी बात ठीक है। जो बुनियादी सवाल हैं, जो टॉप लेवल के हैं, उनके ऊपर चैट जीपीटी का बेहतर आंसर है। हम बात कर रहे हैं कि जहां पर कम्प्लेक्स आंसर्स हो, रिसर्च की बात आ जाए, जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल की बात आ जाए, साइंटिस्ट्स की बात आ जाए, वहां पर डीप सीक आगे निकल जाता है। और मजे की बात यह है कि ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है ना शुरू में चैट जीपीटी से खुद पूछा और चैट जीपीटी ने मुझे आंसर किया कि नो, डीप सीक इज बेटर देन मी, मुझसे बेहतर है इस मामले में। ये क्या, क्या ये अमेरिकन को पता है कि ये क्वेश्चन उन्होंने जो इस सिस्टम के अंदर किया हुआ उसका आंसर इन्होंने गलत देना था? क्योंकि अमेरिकन के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है अगर उनका सॉफ्टवेयर ये जवाब दे रहा है तो। जी बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा हमें ये भी बताती है कि जिसे हम कहते हैं ना कि जमहूरी आंसर, उस मामले में चैट जीपीटी बेहतर है। आप अगर एक सवाल करें ना कि चाइना की गवर्नमेंट के किसी बंदे से मुतालिक डीप सीक से, तो डीप सीक कहता है ये मेरी डोमेन नहीं है। और वही सवाल आप ट्रंप से मुतालिक कर दें तो ठका आपको जवाब देता है, बताता है कि ये मसले थे, ये है। तो वो जो एक फिल्ट्रेशन है ना डीप सीक के अंदर, तो वो मौजूद है। लेकिन बहरहाल हम डीप सीक को यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादातर। अच्छा क्या इसमें जो, सॉरी आपने भी बात की कि ये डीप सीक से आप जब कोई सवाल करते हैं चाइना के किसी ऑफिशियल, तो इसकी क्या ये रीजन भी हो सकती है? क्योंकि जाहिर है ये कहा जाता है कि डीप सीक बेसिकली इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। Definitely, every product is being controlled by their government. जी, तो ऐसे ही है कि उनकी गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर रही है। तो इसीलिए शायद आंसर्स भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक दे रहे हैं। जी वो बिल्कुल वहाँ पर वो खामोश हो जाता है, मतलब अपना वो जिससे कहते हैं ना राइट ऑफ साइलेंस यूज कर लेते हैं। आई थिंक वी बैडली नीड अ सॉफ्टवेयर इन पाकिस्तान लाइक दिस। मुझे लगता है ये पाकिस्तान में होना चाहिए कि उसमें मुझे चैट जीपीटी जैसा चाहिए कि फिर वो उसमें जब आप एक नाम डालें या कोई क्वेश्चन डालें तो उसमें आंसर आए कि दैट पर्सन और दिस इज बेटर देन मी और बेटर देन एल्स। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ऑनेस्ट आंसर। या हुमैर साहब आप मुझे ये बताएं कि जिन प्लेटफॉर्म्स का हम जिक्र कर रहे हैं और हर जगह पे लोगों को शुरू में जब ये चैट जीपीटी भी आया तो हम जब उसको यूज़ भी कर रहे थे, देयर वाज कंसर्न्स अमंग पीपल कि क्या ये ह्यूमन ऑल्टरनेट है या सब्स्टिट्यूट है इस चीज़ का कि इंसानों की आगे जाके हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ मशीनरी करेगी, रोबोट्स करेंगे, एआई करेगा, बट स्टिल समवन हैज़ टू ऑपरेट सच सिस्टम्स, राइट? लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी हम फील कर रहे हैं या दुनिया भर में ये कंसर्न मौजूद है? नहीं, दुनिया भर में ये कंसर्न मौजूद है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। देखिए एआई का अल्टीमेट गोल भी यही था कि टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, जो कि बहुत दूर है, भी बहुत दूर है। तो मेनली मतलब यह है कि अभी आप चैट जीपीटी से बात करें ना, तो चैट जीपीटी टेल्स यू कि मेरा जो आंसर है इट्स जस्ट लाइक एक 10th या 12th क्लास के बच्चे का आंसर है। इट्स नॉट लाइक के वो खुद बताता है आपको कि इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली आपको सजेस्ट करता है। दुनिया जो लाइफ थ्रेटनिंग मामलात हैं जैसे कि हेल्थ केयर है,
उसमें कभी भी ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने के हक में नहीं है कि जो रोबोट खुद ही चला रहा हो। वो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर को हेल्प करे, सिर्फ ये बताए कि ये 5 ऑप्शंस हैं, आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा बेहतर है जो कि इस्तेमाल करना है। क्योंकि अभी तक किसी भी सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर को उस तरह का पूरा नॉलेज नहीं है, और जहां पर चांसेस हों कैजुअलिटी के, डेथ के, तो वहां पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अभी तक तो नहीं है, कम से कम। ठीक हो गया। अच्छा उमैर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो हमने पहले बात की थी सिक्योरिटी कंसर्न्स, चाइना के अंदर इनफैक्ट उनका एक सिस्टम है जो वो अपने सॉफ्टवेयर्स को अपने तौर पे ऑफिशियली कंट्रोल करते हैं। यूएस ने अभी, जैसे आपने वर्जीनिया का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि चाइनी ऐप्स जो हैं, चाइनीज़ या दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे पाबंदी है या सेंक्शंस हैं और उस तरह से नहीं यूज़ करें। क्या वाकई ये सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुख्तलिफ ममालिक, चाइना और अमेरिका की सिर्फ बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड हम ये देखें तो ये कंसर्न क्या जेन्युइन है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं इन चीज़ों को लेकर? जी डेफिनेटली सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद है। जो डाटा है, जो जिसके पास पहुंच जाता है, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है अगेंस्ट एनीवन। तो डाटा इज गोल्ड राइट नाउ, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है और उसी में से ही चीज़ें निकाल के आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें देखें, यूएस के लास्ट इलेक्शंस में यही चीज़ मिली थी कि जी रशिया ने मैनिपुलेट किया है लोगों को कि वो ट्रंप को वोट दें, और उसके कुछ प्रूफ्स भी मिले थे उनको, जिसमें यहाँ तक कि ये बंदा इस तरह सोचता है, इसको अगर गन दिखाई जाए और नीचे लिखा जाए कि वोट ट्रंप, तो ये वोट दे देगा। तो इस तरह का एनालिसिस फॉर्म किया गया, लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी किया गया और फिर उसके मुताबिक उनको एड्स दिखाए गए। तो डेफिनेटली थ्रेट इज देयर। थैंक यू वेरी मच उमैर साहब, बहुत शुक्रिया। उमैर नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। एआई और चैट जीपीटी और हम डीप सीक के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, आई होप के इन्फॉर्मेटिव होंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आना है। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अभी हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। केस है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम किचन में जाएंगे जहां पर मुबीन सलीम शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके किचन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है आज बहुत कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है आज? हमारे पास 2 रेसिपीज हैं। एक हमारे पास अफ्रीकन रेसिपीज है, प्योर ऑथेंटिक पेरी पेरी चिकन, ग्रिल फ्लेम चिकन, ठीक है, जो कस्टमर्स नैंडोस से गेस्ट खाते हैं, गेल्टोस से खाते हैं। आज हम उसको लाइव बना रहे हैं और अपने गेस्ट को, कस्टमर्स को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि ये इस तरह बनाएं अपने घर में और बेहतर तरीके से सर्व करें। ठीक हो गया। और सेकंड हमारे पास है, बहुत लोग उम्रे पे जाते हैं, ठीक है, सऊदीया जाते हैं, तो वो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, अलबैक चिकन को। इंजेक्टेड ब्रोस्ट है ये, हम इंजेक्शन से हाइजीनिक तरीके से इसको इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रोस्ट को रेडी करेंगे, फ्राइंग करेंगे। ठीक हो गया। और इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्विकली बता दें। रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं हमारे पास, सबसे पहले जो है हमारे पास इसका फ्लेवर है, ये जो हमने खुद आर्टिफिशियल रेडी किया हुआ है। इसमें हमारे पास चीटोस पॉप्स का जो है एक ग्रैंड मिक्सअप है, उसके बाद अजीनोमोटो है हमारे पास, गार्लिक पेस्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने पेरी पेरी खुद रेडी किया हुआ है, जिसमें स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च है, वेजिटेबल स्टार्च है, और हमारे पास सिट्रिक एसिड मौजूद है, कॉर्नफ्लोर है, उसके बाद हमारे पास चिकन पाउडर है, और हमारे पास जो है ये सॉल्ट एंड पेपर है। ओके, लवली लवली। चलिए आप अपना काम जारी रखें क्योंकि मुझे लगता है टाइम इसमें रिक्वायर्ड होगा। मीनवाइल हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। मुबीन हमारे साथ चूंकि मौजूद है किचन में, लेकिन उसके साथ साथ जी आज एक ऐसे वाक़े के हवाले से हमने बात करनी है जब ये न्यूज़ के अंदर आया तो डेफिनेटली बड़ी एक खौफनाक सी सूरत हाल थी जो हम सब ने, और जो ख़ास तौर पर पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक शीरख्वार बच्चे पे तशद्दुद का वाक़या हुआ, जो लाहौर का इलाका है शुमाली छावनी, उसमें एक घरेलू मुलाजमा ने एक छोटे बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया और फिर वो चोरी करके फ़रार भी हो गई। इसी
सीसीटीवी फुटेज सामने आई इस वाकये की और मामला पुलिस तक पहुंचा और अब इस पे कानूनी कार्रवाई जारी है। हमारे साथ इस वक्त जो लॉयर मौजूद हैं वो इस केस को कानूनी तौर पर देख भी रहे हैं और क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या सूरत हाल है और इस तरह की नौयत के जो वाकयात हैं उन पे कानूनी कार्रवाई क्या होती है। हमारे साथ बैरिस्टर अहमद अली अवान साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे देखने वालों को इस केस का थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर दें और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस हवाले से। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि पहले इसको 4 दिन का रिमांड मिला था, ठीक है, फिजिकल रिमांड मिला था जो कि कल हमने एक्सटेंड करवाया है, मज़ीद प्रोलॉन्ग करवाया है 3 दिन के लिए। ठीक है, अब दोबारा 3 दिन के बाद इसको दोबारा पेश किया जाएगा। बेसिकली ये सर्वेंट इन्होंने हायर की थी थ्रू अ कंपनी। ठीक है, यू कैन नेवर ट्रस्ट योर सर्वेंट्स, केयर टेकर और मेड्स विद योर बेबीज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कोई कंपनी का हायर किया हुआ है या जहाँ का भी हायर किया हुआ है आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये एक दिन का वाकया नहीं है, ये रिपीट ऑन चलता रहे। इससे पहले जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इससे पहले का जो इंसिडेंट था, जब माँ ऑफिस से वापस आई है उसने कहा कि मेरा जो बेबी है इसकी तबीयत नहीं ठीक और इसके एक साइड के जो चीक्स हैं वो उन पे ब्रूजेस हैं और वो लाल हुए हुए हैं और दूसरे साइड के नहीं हैं। तो उसने बात को हाइड एंड सीक करके बात को रफा दफा करके वाइंड अप कर दिया। जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस से वापस आई हैं तो नुकरानी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। जब उन्होंने सीसीटीवी चेक की है तो उसमें जो आप लोगों के सामने आया है किस कदर वो तशद्दुद कर रही है और बेसिकली जो हमने FIR कटवाई है उसमें ऑफेंसेस ही हमने ऐड करवाए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर उसमें 324 PPC और 381 PPC ऐड हुआ है, जिसमें आपका सर्वेंट या कोई भी आपका क्लर्क आपकी प्रॉपर्टी से चोरी करके चला जाता है। और इसमें मज़े की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवरी भी करवा ली है, नियर टू 1,02,000 रिकवर हो गया, एक रिंग एंड 2 ब्रेसलेट हमने रिकवर करवा लिए हुए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोगों को एक लेसन के तौर पे हम लोगों के सामने लेके आएँ और उन्हें इबरत का निशान बनाएं। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब इसमें ये आपने खुद कहा कि ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है, ये तो सामने आया है, फुटेजेस आती हैं। ये जो हम जिन एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, जो एक प्रोसेस होता है जिनके तौर पे हायर की जाती है मुलाजमें, ऑब्वियसली वो वेरीफाई करते हैं या क्या? क्योंकि जिस एजेंसी के थ्रू ये मुलाजमा हायर की गई थी, क्या उस एजेंसी के ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, उनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लिया जाएगा बिकॉज एट द मोमेंट, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, उसकी क्लियरली इल इंटेंट जो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल था उसकी थी। सो कंपनी को आप ड्रैग ऑन नहीं कर सकते। अगर कंपनी को आप बीच में डालेंगे तो आपका केस कमज़ोर होगा, नथिंग एल्स देन दैट। ओके ओके। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि ये जो कानूनी एस्पेक्ट्स हैं, आपने कहा कि आपने इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर भी इसमें एक है चीज़ और बाकी मामला भी हैं। ज़ाहिर है ये एक बहुत सवेयर मामला है क्योंकि पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं उनके लिए किसी पे ट्रस्ट करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह का तशद्दुद हो। क्या चार्जेस इस पे अभी लगे हैं और इनकी क्या जो कार्रवाई है जो इम्प्लीमेंट होगी वो क्या हो सकती है पॉसिबली? इम्प्लीमेंट ये हो सकती है कि अगर हम अपना केस प्रूव करने में कामयाब हो जा सकते हैं तो इससे जो मिनिमम है वो 7 ईयर्स की पनिशमेंट होगी और मैक्सिमम 10 ईयर्स की पनिशमेंट होगी। ठीक है। और अभी तक फ़िलहाल जो पुलिस रिपोर्ट है वो सीसीटीवी फुटेज तमाम तरह अवेलेबल है, उसको हमने USB में पैक करके फोरेंसिकली भी भेज दी है और तमाम तरह एविडेंस हमने कलेक्ट करके उनको सील करके फोरेंसिकली भिजवा दिए हुए। ठीक है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है आपके पास आजकल के दौर में, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मीडिया चल रहा है, तो डिजिटल एविडेंस बहुत काउंट करता है एंड यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द वीडियो कि वो उसको उठा के एक दफ़ा नीचे पटकती है, फिर ब्लैंकेट का एक लेयर देती है, फिर दूसरा देती है और फिर उसका गला दबाती है। लिटरली हमें अब इस केस में मज़ीद प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिएगा बिकॉज उसकी क्रिमिनल इंटेंट, उसकी इंटेंशन क्लियरली वहाँ से शो हो रही है। जब कभी भी आपने क्रिमिनल लॉ में किसी को बंदे को चार्ज फ्रेम करना है तो आपको उसका मेंजरिया प्रूव करना पड़ता है, उसकी इंटेंशन। और इंटेंशन तो आप क्लियरली देख रहे हैं वहाँ पे कि वो 4-5 दफ़ा कोशिश करती है, वो दबाती है उसका गला कि किसी तरीके से ये रोता हुआ चुप कर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। उसको वो पे करते हैं उसकी लेबर का, उसका ख्याल रखते हैं, उसको उन्होंने रिहाइश दी हुई है, उसके बावजूद एक बच्चे के साथ ऐसा करना ये जुल्म से कम नहीं। यू आर सो राइट कि पेरेंट्स कांट
ट्रस्ट एनीवन, वो तो Obvious सी बात है। किसी सूरत भी आप किसी भी डोमेस्टिक हेल्प पे रिलाई नहीं कर सकते अपने बच्चे के। सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये आपने एक केस आप जिसको डील भी कर रहे हैं, इस तरह के कई केसेस आते होंगे बेसिकली। देयर आर मल्टीपल केसेस लाइक दैट, स्पेशली जब कभी भी आपका फॉर एग्जांपल जेंडर में आप फीमेल में चले जाते हैं तो जो रेप केसेस होते हैं वो सर्वेंट के थ्रू ही होते हैं और वो ऐसे ही होते हैं और ये एक बच्चे के लिए ट्रॉमा बन जाता है पूरी लाइफ के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये तो बहुत इन्फिनिट बेबी है, लाइक इज नियर टू 3 months ओल्ड। अगर ये थोड़ा ग्रोन अप हो लाइक 2 to 3 years, जो अपने माइंड के अंदर एक ट्रॉमे को सेव कर सकता है, ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम किया हुआ था कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई थी ऊपर। अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना इंस्टॉल होता तो आप कभी भी इसको कैच आउट नहीं कर सकते थे। सो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप ऑफिस से वापस आएँ तो अपने जो इन्फिनिट बेबी है उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर लें, उसकी तबीयत को देख लें और स्पेशली माइनर को आप जब कभी भी टच करते हैं हार्डली उसके ऊपर ब्रूजेस आ जाते हैं, तो अपने बच्चे का अपनी बेटी का जिस्म दिन में एक दफ़ा लाजमी देख लें, जो कि केयर टेकर के हवाले किया होता है आपने। अच्छा वैसे साहब, ये केयर टेकर्स वाला मामला, ये क्या इस पे भी कोई हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज मौजूद हैं कि अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं क्या जिम्मेदारी है उसकी, इवन जो मालिक है उसका टुवर्ड्स द डोमेस्टिक हेल्प के क्या जिम्मेदारी है दोनों सिनेरियोज में? जी ऑब्वियस ही बात है, इन सारी चीज़ों पे लॉ है और उसी के तहत FIR भी रजिस्टर्ड हुई है। जो 381 PPC ऐड हुआ है FIR के अंदर, बेसिकली वो यही है कि जब कभी भी आप अब किसी भी मालिक के घर से कोई चीज़ चोरी करके लेके जाओगे तो आप पे 381 अट्रैक्ट होगी। अगर वो बच्चा बिलो द एज है, एडल्ट नहीं है, तो उस पर अट्रैक्ट नहीं होगी। इसी तरीके से एक और ऑफेंस इसी FIR के अंदर ऐड हुई है 328A। जब कभी आप माइनर को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, उस पर ब्रूजेस आएंगे या उस पर इंजरीज होंगी, तो वो भी आपको अट्रैक्ट करेगा और आप उस ऑफेंस के अंदर फॉल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अहमद अली अवान हमारे साथ मौजूद थे। जी ये वाकया इस तरह का वाकया है कि जब ये फुटेजेस देख के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि आप अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो वर्किंग वेमेन होती हैं उनके लिए इट्स बड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल यू कांट ट्रस्ट एनीवन कि आपके बच्चे का वो उसी तरह से ख्याल रखेगा। और ये CCTV फुटेजेस और ये कैमराज इंस्टॉल करना, ये ज़रूर मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे की सर्वेलेंस जो है वो 24/7 कर रहे हो, अगर आपकी नज़रों से वो एक लम्हे के लिए भी ओझल है। सो ये कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात में हम सब के लिए लेसन मौजूद है कि हमें किस तरह से एहतियात करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अब आपको लिए चलेंगे GC यूनिवर्सिटी, जहां पर स्टूडेंट्स ने अपना जो फाइनल थीसिस डिस्प्ले है वो किया है। नताशा रहमान वहां गई हैं, हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिखा रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट। वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है और जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो कामयाबी की सीढ़ियाँ दिन ब दिन चढ़ते जा रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो आए रोज़ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेकर हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अपनी जो सलाहियतें हैं वो दूसरों तक पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की है, अपने काम को लोगों को दिखाने की कोशिश की और बताना चाह रहे हैं कि आया वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बनाया है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, पिछले महीने की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से फ़िज़ा में सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि पता नहीं लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इसी तरह रहने वाली है, लेकिन मार्केट में हमने एयर प्योरीफायर्स भी देखे जो कि फ़िज़ा को फ्रेश कर देते हैं और उसमें जो आलूदगी है उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने एयर प्योरीफायर बनाया है और उसका प्रोजेक्ट ही यही था। तो इनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि कैसा ख्याल आया और क्या मेन पर्पज़ था, क्या कहेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे ख्याल आ गया एयर प्योरीफायर बनाने का? लास्ट डेज़ में बहुत ज़्यादा फॉग और पोल्यूशन वगैरह थी लाहौर में, इसीलिए मैंने लाहौर को टारगेट किया, स्पेशली पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है रैंकिंग में नंबर 1 पोल्यूशन में आ रहा है। इसीलिए मैंने इसको टारगेट किया एयर प्योरीफायर को, क्योंकि हमारी जो सी अपर क्लास है वो ज़्यादा एयर प्योरीफायर लोग यूज़ कर लेते हैं, फ़िल्टर्स वगैरह, और हमारी जो सी मिडिल क्लास है, लोअर क्लास फैमिली है, वो हमारी दब के रह जाती है, जिसकी वजह से उनके पास नहीं पहुँचते। और मैंने ये फ़िल्टर उनके लिए, स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया है कि जो सी हमारी लोअर क्लास फैमिली है उनके तक भी हमारी एयर पहुँचे, क्योंकि जो सी बेसिकली एयर है, एयर इज़ अ बेसिक राइट ऑफ ह्यूमंस। हम स्पेशली टारगेट नहीं कर सकते इसमें कि अपर क्लास लोगों के लिए खाली। अल्लाह ताला ने अगर हवा बनाई है, हवा सब इंसानों के लिए बराबर बनाई है, तो इसमें मैंने अपने फ़िल्टर्स को टारगेट किया है कि अब गरीब बंदा भी एयर प्योरीफायर सिस्टम हमारा ले सकता है। इसकी जो सी प्राइस है मार्केट में 21 है, इसमें हम आपको 2100 ऑब्वियसली 2100 का मार्केट में, तो मेरे ख्याल से मैंने आज तक नहीं सुना कि एयर प्योरीफायर हमें मिल जाएगा। क्या कुछ इसको बनाने में लगा, कितना टाइम लग गया? इसको बनाने में बेसिकली पूरी फैक्ट्री है, प्रॉपर पीछे टीम बैठी हुई है, इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह होता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें हैं जिसमें हम लोग फ़िल्टर मैन्युफैक्चर करने के बाद साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में भेजते हैं, प्रॉपर टेस्ट वगैरह होता है हमारा। इसमें मैंने एक चीज़ जो सी है प्रॉपर शो करवाई है, अगर आप TVC कर लें तो उसमें कुछ जी सिर्फ 2100 में आपको ये एयर प्योरीफायर मिल जाएगा, और ये बिल्कुल लाइट वेट है। ऐसे लग रहा है कि शायद मैंने हाथ में कुछ पकड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन ऑल्दो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ऐसे काम करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं, और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे एयर प्योरीफायर आपको मिल रहे हैं वो नहीं है, वो ये एयर प्योरीफायर बहुत सस्ता है। तो कुछ और बच्चों की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बनाया है और कितना कामयाब उनका प्रोजेक्ट है। तो आइए हमारे साथ। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। बिल्कुल जी, जो बचपन के दिन होते हैं वो तो हमेशा हमें याद आते हैं, लेकिन हम अपनी बचपन की यादों को महफूज नहीं कर सकते हैं। और ऑल्दो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी मिसप्लेस हो जाती हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए एक ब्रांड लॉन्च किया है। क्या मेन पर्पज़ है, इन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपने अपनी हुडी पे लिखा हुआ है कि गम ना कर सोनिया। आज के दौर में तो गम ही गम है, खुशियाँ तो हमें कम दिखाई देती हैं। क्या मेन पर्पज़ है अपने ब्रांड को लॉन्च करने का? मेरी ब्रांड का जो पर्पज़ है उसमें ब्रांड कैंपेन मैंने लॉन्च किया नॉस्टैल्जिया कलेक्शन 2025। इसमें मैंने हुडीज़, डायरीज़ और स्वेटशर्ट्स पे इलस्ट्रेशंस किए हैं पुराने दौर की सारी मेमोरीज़ पे, जो गोलक, वेस्पा, पुरानी साइकिल्स और जो भी हमारी पुरानी यादें हैं अच्छी, उनको हम इस तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि न्यू एरा के लोग भी उसको उस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, उनको पहन के, और वही वार्मथ और कंफर्ट हासिल कर रहे हैं। ये बताइएगा, ऑनलाइन भी काम कर रही हैं आप स्टडीज़ के साथ साथ? हाँ जी, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और मैं इसमें ऑनलाइन भी सेल करती हूँ अपने सारे प्रोडक्ट्स। मुझे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी सेल किए जाते हैं। अभी आपका फाइनल थीसिस डिस्प्ले है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है अपना काम देख के, बहुत अच्छा खुशी हो रही है। बिल्कुल, लोगों का रिस्पांस जो आ रहे हैं देखने, उनका कैसा है? क्योंकि मैंने जेनजी को टारगेट किया और मिलेनियल्स को, लेकिन उसके अलावा पुराने दौर के जो लोग हैं हमारे, वो भी इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों ऑडियंस को साथ लेके काम किया है कि हमारी जो नई जनरेशन है जेनजी, उनको भी मैंने टारगेट किया और पुरानी चीज़ों को भी साथ लेके चली हूँ। तो पुरानी चीज़ों को भी हमें कहीं ना कहीं साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पुरानी यादों को ही मिटा देंगे, अच्छी यादों को मिटा देंगे, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो लिहाजा अपनी यादों को महफूज करने के लिए इस बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ और स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। तो आइए हमारे साथ। कपकेक और केक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वो खाते हैं और उनको पसंद है। तो अभी मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद है जो कि साथ साथ अपना बिज़नेस भी रन कर रही हैं ऑनलाइन, और स्टडीज़ भी कर रही हैं। और मुझे सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी है कि उन्होंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया हुआ है, और साथ ही साथ अपने ही बिज़नेस को लेके अपने थीसिस में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, कितना अर्सा हो गया ये बेकरी का काम करते हुए? मुझे 4 to 5 years हो गए हैं। तो ऑनलाइन काम कर रहे हो?
जी जी, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू सारा ऑनलाइन कर रही हूँ और मोस्टली स्टूडेंट्स ऑल एजेस के लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं, मतलब फैमिली इवेंट्स में स्टूडेंट्स वगैरह सब। कैसे ख्याल आया कि आपने अपने ही काम को लेकर अपने थीसिस पे बयान करना है? क्योंकि थीसिस आपका मेनली ये होता है कि आपने किसी भी चीज़ की रीब्रांडिंग या कोई आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, तो मेरे पास ऑलरेडी अपना ब्रांड था, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं किसी और ब्रांड को करूँगी रीब्रांडिंग या लॉन्च करूँगी कोई नया ब्रांड, क्योंकि मेरा यही है शुरू से और मैंने इसी को लेके आगे जाना है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके चलना है। ज़्यादा क्या कुछ सेल होता है ये बताएं? मेरे कस्टमाइज केक्स, जैसे आजकल बेंटो केक्स बहुत चले हुए हैं, मिनी केक्स को मुझे मोस्टली बहुत ऑर्डर्स आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ऑर्डर करते हैं मिनी केक्स वगैरह। हम ऑर्डर कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अबे डिस्काउंट मिलेगा? स्पेशल डिस्काउंट होगा आपके लिए। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट होगा। मुझे ये बताइएगा कि एक केक आपने कितनी देर में रेडी हो जाता है, लाइक आप उनको टाइम देती हैं? जी जी, असल में केक आपको होता है पहले स्पंज बेक होता है, उसके बाद उसकी लेयरिंग होती है। स्पंज पहले बेक होगा, फिर उसको कूल डाउन करेंगे, फिर उसकी लेयरिंग होगी, तो वो लग जाते हैं लाइक 2-3 आवर्स भी लग जाते हैं। अगर हम सुबह में ऑर्डर करें तो शाम में आप हमें डिलीवर कर सकते हैं? अच्छा, ये तब होता है कि जब मेरे पास ऑर्डर्स लिमिटेड हों, ठीक है। अगर मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो मैं अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेती, तो फिर ये होता है कि अगर कोई भी स्लॉट अवेलेबल होता है फिर मैं ले लेती हूँ अर्जेंट ऑर्डर। ठीक है जी, कोई भी स्लॉट है। अच्छा, ये कौन कौन से हम अपनी मर्जी से भी केक बनवा सकते हैं? जी जी, आप कस्टमाइज कोई भी, आपने रेफरेंस पिक्चर भेजनी है, आपने बताना है मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। फ्लेवर्स भी आपकी पसंद के होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल हमारी मर्जी से भी हमें यहाँ से केक मिल सकते हैं, कप केक्स मिल सकते हैं। तो मुझे तो इनका फ्लेवर बहुत मज़े का लगा है और मैं अपना कप केक यहाँ से लेके ही जाऊँगी क्योंकि ये बहुत मज़े का है। मैं सारा कंप्लीट इसको खाऊँगी और अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस को भी रन कर रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बनाया और कैसे उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और आया वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आइए हमारे साथ। ख़वातीन को घर को सजाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है और उनको होता है कि हमारा घर बहुत अच्छा दिखे और जो भी आए हमारे घर की तारीफ़ करे। तो अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है घर की सजावट को लेके कि घर को आपने आया कैसे डिक्योर करना है। तो हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं क्या बनाया। और नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़कियां इस फील्ड में नहीं आती हैं क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कैसे सोच के सब कुछ किया? हमारी अपनी फर्म है आरसी टैब के नाम से, जिसमें हम 3D इंटीरियर आर्किटेक्चरल आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने अपनी फर्म को एज आ ब्रांडिंग इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें ऑल 3D वर्किंग हो सकती हैं। और मैंने अपने टॉपिक में ये शो करने की कोशिश की है कि किस तरह जो हमें नेचर की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जिस तरह प्लांट्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय किए बगैर हम किस तरह अपने डिज़ाइंस को, इंटीरियर को बेटर बना सकते हैं। अगर हम अपने घर को डेकोर करने के लिए और इंटीरियर को बेहतर करने के लिए आपको ऑर्डर दें तो आप काम कहते हैं? हमारी अपनी सर्विसेज हैं, आप हमारा कार्ड लें और सर्विसेज आप अगर ऑनलाइन काम कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, आरसी टैब के नाम से हमारी अपनी फर्म है जिसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टडीज़ और बिजनेस को लेकर चलना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके साथ सपोर्टिव टीम हो तो आप इजीली कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल जी, सपोर्टिव टीम हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अब जो ख़वातीन हैं, यंगस्टर्स हैं, वो स्टडीज़ के साथ साथ अपना बिज़नेस भी रन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर सब स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी और हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमारी यूथ है और यूथ ही ने आगे जाना है। तो आज हमने तमाम जो प्रोजेक्ट्स थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, आपको बताए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे यंग जनरेशन ने क्या कुछ बनाया है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं। हमें फ़िलहाल इजाज़त है, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। जी, नताशा ने आपको जीसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का थीसिस डिस्प्ले बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। और हमारे किचन में खाना रेडी हो गया, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। और मुबीन साहब, आपका खाना रेडी हो गया? जी बिल्कुल हो गया मैम। ठीक हो गया, अब आप इसकी सर्विंग करने लगे हैं? जी बिल्कुल सर्विंग कर रहा हूँ इसकी। साथ साथ बताएं आपने क्या किया है? एक्चुअली हमने सबसे पहले ब्रोस्ट को इंजेक्ट किया है। ये हमारे पास इंजेक्शन है इसकी, हमने मैरिनेशन के साथ इसको इंजेक्ट किया है। उसके बाद हमने साथ चिली को, पेरी बाइट्स को इंजेक्ट किया है। साथ हमने टमाटो ग्रिल्स किए हैं इसके लिए, पेरी बाइट्स के लिए। साथ हमने इसको ग्रिल करके चिकन को, ग्रिल फ्लेम चिकन को हमने इसको थोड़ी देर के रख दिया है। उसके बाद हमारे पास इंजेक्टेड ब्रोस्ट हमारा फ्राई हो चुका है तकरीबन, बस इसे प्रेजेंट करना है हमने। और ये हमारे पास सीजलर है, हम ग्रिल फ्लेम चिकन को हमेशा हॉट और सीजलर पे फिल करते हैं। ठीक है,
जिसके लिए हमारे पास सारा कुछ रेडी है, ठीक है। हॉट सीजर भी हमारा रेडी है, बस हम इसे शिफ्ट करने लगे हैं। आप कर दें शिफ्ट ताकि हमारे पास टाइम कम है, हम फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं। और ये कौन सी सॉस है जी? ये हमारे पास पेरी पेरी सॉस है। अच्छा, पेरी पेरी जी, सॉस, होममेड पेरी पेरी है, हमने कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं की है, जस्ट हमारे पास होममेड पेरी पेरी है। ठीक हो गया। ओके जी, कुछ धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बोलने में मसला हो रहा है क्योंकि थोड़ा तेज़ फ्लेम के ऊपर इन्होंने किया है। अच्छा जी, अब ये सर्व हो रहे हैं। अच्छा, पोटैटो वेजेस हैं, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इंजेक्टेड से इसके अंदर तक फ्लेवर रहता है, राइट? जी बिल्कुल, परफेक्ट। और ये सॉस आपने साथ कौन सी, मेयोनीज सॉस ये है? नहीं मैम, ये अल्बेक की मेयो है, ये हमारी बेसिकली गार्लिक मेयो है। ठीक है, गार्लिक मेयो है, ओके, परफेक्ट। चलें जी, अब इसको आप सर्व कर दें। मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर जो क्रिस्प और क्रंच है वो कैसे आया है इस पे? जो ये मैडम हमने इसको ना फ्लोर के साथ कोटिंग की है, ऑल पर्पस फ्लोर के साथ जी। ओके, कोई इसको हमने वाटर नहीं लगाया, जस्ट हमने इसे फिलिंग करके इंजेक्ट करके हमने बस फ्लोर में कोटिंग करके इसे सीधा फ्रायर में अपनी फ्राइंग इसमें डिश में हमने इसको ठीक हो गया, ठीक हो गया, परफेक्ट। और इसको आपने डीप फ्राई किया है? जी, डीप फ्राई किया है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके अंदर से लावा निकलता है। ओके ओके, परफेक्ट। और ये सिजलर है प्लेट, इसके अंदर इन्होंने उसको कर दिया है। ऊपर जो चिकन है ये आपको सर्व करेंगे। ओके, गुड, वाओ। मुझे बचपन में ना जब चाइनीज़ खाना रेस्टोरेंट में आप डाइन आउट करते थे ना, तो जब वो ऐसे सिजलर प्लेट आती थी तो उससे जो ये आवाज़ आती है ना, ये बड़ी अट्रैक्ट करती थी। असल में यही इसका फ्लेवर है मैम। हाँ जी, और अब आप इसमें पेरी पेरी सॉस लगा रहे हैं। ओके, परफेक्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई है जी, अब बस आप इसको ट्रे में रख दें। वाओ, कितना खुश शक्ल चिकन लग रहा है जी, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी किस में से आप, अच्छा आप इसके साथ वेजीज भी कर रहे हैं, ओके, नाइस। कैमरा कट करें जी, दिखाएं इसको, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए। अभी आप किसी चिकन में बता रहे थे कि लावा भी निकलता है, जी, वो मैं आपको दिखाएं जी, so ये हमने इसको इंजेक्ट किया है, ये देखें। ओह वाओ, इसमें सॉस है ये? जी बिल्कुल, सॉस है इसके अंदर। नॉर्मली इस तरह के फ्राइड चिकन आपको बड़े ड्राई फील होते हैं, बट ये बड़ा जूसी बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल चिकन है, ये देखिए बिल्कुल सॉस इसके अंदर अवेलेबल है। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुबीन सईद हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।